हेलो बच्चों, बाइनोमियल में अब आगे चलते हैं एंड नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट in binomial expansion। ठीक है, सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और ऐसा कोई नई थ्योरी तो है नहीं, जो भी बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा है उसी के एनालिसिस से वी कैन टेल कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। लेट x इज इक्वल टू 3 + 2√2 raised to power 57, then find whether इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, ये क्या हो गया, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो अगर x का वैल्यू मान लिया 13.2 आया तो उसका इंटीग्रल पार्ट कितना होगा, 13। ये हम लॉग में भी पढ़ चुके हैं और बाइनोमियल में शुरू में भी थोड़ा सा पढ़ा था। देन फाइंड वेदर दिस इज एन इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर। ऑल्सो कैलकुलेट x into 1 minus fractional part of x। तो फिर सॉल्यूशन x बराबर 3 + 2√2 raised to power 57। अगर इसको हमने कैलकुलेट किया तो दिस विल बी 57c0 इंटू 3 raised to power 57 प्लस 57c1 3 raised to power 56 इंटू 2√2 प्लस 57c2 3 raised to power 55 2√2 का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ऐसे होगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, अपनी तरफ से हम लोग कंसीडर यही एक्सपेंशन लिया, बस बीच में माइनस ले लिया, 3 - 2√2 raised to power 57। तो दैट विल बी 57c0 3 raised to power 57 माइनस 57c1 3 raised to power 56 इंटू 2√2 प्लस 57c2 3 raised to power 55 इंटू 2√2 का स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन, ऐसे करके। अब हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के पीछे बेसिकली लॉजिक क्या है, राइट हैंड साइड पे वी वांट टू गेट रेड ऑफ इर्रेशनल टर्म। तो देखो ये रैशनल टर्म है क्योंकि एनसीआर तो इंटीजर होता है और 3 raised to power 57 इंटीजर, raised to power 57 इंटीजर ही होगा। यहाँ पे इस 2√2 की वजह से ये इर्रेशनल हो गया। अगले टर्म में 2√2 का स्क्वायर है तो वो फिर इरेशनैलिटी चला जाएगा और ये फिर रैशनल टर्म आ जाएगा, मतलब इंटीग्रल टर्म आ जाएगा बल्कि। तो अगर हमने इन दोनों को ऐड किया तो 3 + 2√2 raised to power 57 प्लस 3 - 2√2 raised to power 57 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 57c0 3 raised to power 57 प्लस 57c2 3 raised to power 55 2√2 का होल स्क्वायर 57c4 3 raised to power 53 2√2 raised to power 4 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे टर्म्स आ जाएंगे। एंड दैट यू कैन सी कि एवरी टर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज एन इंटीजर। तो इसको हम मिला के क्या लिख सकते हैं, 2i। तो दिस इज 3 + 2√2 raised to power 57 प्लस
3 माइनस 2√2 रेज़ टू पावर 57 बराबर 2i। इस वाले टर्म को अगर हम इधर भेज दें तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2√2 रेज़ टू पावर 57 बराबर 2i माइनस 3 माइनस 2√2 रेज़ टू पावर 57। अब देखो एक तरीका तो ये है, 3 प्लस 2√2 और 3 माइनस 2√2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 9 माइनस 8 विच इज़ 1। 3 प्लस 2√2 एंड 3 माइनस 2√2 का प्रोडक्ट, 3 प्लस 2√2 एंड 3 माइनस 2√2 का जो प्रोडक्ट है वो 1 आएगा। उसका मतलब क्या, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अब ये नंबर क्लियरली 3 प्लस समथिंग है तो ये तो 1 से बड़ा है, तो ये 1 से छोटा होगा, मतलब 3 माइनस 2√2 फ्रैक्शन होगा। दूसरा तरीका ऐसा भी देख सकते हैं कि √2 इज़ 1.414, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1.4 का डबल कितना हो जाएगा 2.8 के आसपास, तो 3 में से 2.8 घटाया तो 0.2 के आसपास आएगा। तो दैट इज़ ए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन पे अगर हमने कोई भी पावर रेज किया, उसका जैसे स्क्वायर किया, वो और छोटा हो जाएगा, रहेगा पॉजिटिव बट छोटा होता चला जाएगा। तो अगर हमने रेज टू पावर 57 किया तो दिस पूरा नंबर, दिस एंटायर नंबर विल बी ए पॉजिटिव फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है वही x लिखा हुआ है, x इसी को बोला है। ये दिखाई दे रहा है इवन इंटीजर है, माइनस ये एक पॉजिटिव फ्रैक्शन है। ये देखना भी जरूरी है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। किसी केस में ऐसा हो सकता है कि जैसे 3 माइनस 2√2 लिखा है, जैसे मान लिया यहाँ पे 3 माइनस √10 लिखा होता तो 3 माइनस √10 भी फ्रैक्शन ही होगा, बट वो नेगेटिव फ्रैक्शन हो जाएगा। और अगर ऑड पावर है तो ये पलट जाएगा और बाहर ये प्लस हो जाएगा, तो उससे तो सारा डायनामिक्स ही चेंज हो जाएगा। इस वाले केस में हम क्या बोलेंगे, ये इंटीजर है, इवन इंटीजर है, और माइनस ये फ्रैक्शनल नंबर है। बट इसको हम फ्रैक्शनल पार्ट बोल नहीं सकते क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, 3 प्लस 2√2 रेज़ टू पावर 57 को हम ऐसे लिखेंगे 2i माइनस 1 प्लस 1, एक जोड़ा और एक घटाया, 3 माइनस 2√2 रेज़ टू पावर 57। अब ये करने से क्या हो गया, ये तो हो गया इस नंबर का जो भी x है, ये तो हो गया इसका इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, ये पॉजिटिव फ्रैक्शन 1 माइनस पॉजिटिव फ्रैक्शन, ये पूरा अब एक पॉजिटिव फ्रैक्शन होगा, तो इंटीग्रल पार्ट प्लस ये जो है वो हो गया फ्रैक्शनल पार्ट। तो अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में उसने क्या बोला था कि दिस इज एन इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर, तो वहाँ से तो हमें दिखाई दे रहा है कि अल्टीमेटली जो इंटीग्रल पार्ट आएगा वो एक ऑड इंटीजर का आएगा। अब वो ऑड इंटीजर क्या होगा, ये ऑफ कोर्स हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है, 3 रेज़ टू पावर 57 कैलकुलेट नहीं होगा, बहुत बड़ा नंबर है, बट ऑड होगा ये हमें पता है, और फ्रैक्शनल पार्ट इसके बराबर है। तो अब इसी बात को लिख लेते हैं, दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3 प्लस 2√2 रेज़ टू पावर 57 विल बी एन ऑड इंटीजर। पहला तो ये हो गया, और दूसरा क्या होगा, ऑल्सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 माइनस 2√2 रेज़ टू पावर 57। अगर हम इसको इधर ले जाएं और इसको इधर ले जाएं तो दिस विल इम्प्लाई 3 माइनस 2√2 रेज़ टू पावर 57 will be 1 minus fractional part of x. So x into 1 minus fractional part of x, ये इसने पूछा है सेकेंड पार्ट में कि also calculate x into 1 minus fractional part of x, ये कैलकुलेट करें तो x into 1 minus fractional part of x क्या होगा, x तो हो गया 3 प्लस 2√2 रेज़ टू पावर 57, और 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट हो गया 3 माइनस 2√2 रेज़ टू पावर 57। दोनों पे पावर सेम है तो 57 कॉमन ले लिया, 3 प्लस 2√2 और 3 माइनस 2√2 का प्रोडक्ट, ये हो जाएगा 1 रेज़ टू पावर 57 इज इक्वल्स टू 1 विल बी द
आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, ये। क्वेश्चन 2, फाइंड whether integral part of 5 plus 3 root 3 raised to power 51 is even or odd। ये क्वेश्चन है। फिर सॉल्यूशन। अब देखो इसमें देखने की बात क्या है कि 5 + 3 रूट 3 में अगर एक 5 + 3 रूट 3 कंसिडर किया है तो एक 5 - 3 रूट 3 कंसिडर करेंगे। एंड वी विल पे अटेंशन कि जो भी हम क्वांटिटी लिखें वो पॉजिटिव हो। तो 5 और 3 रूट 3 में कौन बड़ा होगा? ऑफ कोर्स 3 रूट 3 बड़ा होगा, क्योंकि रूट 3 1.732 होता है, उसको 3 गुना किया तो ये 5.1 से बड़ा होगा, ठीक है। और ये 5 है तो ऑफकोर्स 3 रूट 3 बड़ा होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको पलट कर लिख लेते हैं ताकि माइनस लगाते समय आई विल राइट 3 रूट 3 - 5 एंड दैट विल बी अ पॉजिटिव नंबर। तो 3 रूट 3 + 5 रेज़्ड टू पावर 51 विल बी 51C0 3 रूट 3 रेज़्ड टू पावर 51 प्लस 51C1 3 रूट 3 रेज़्ड टू पावर 50 इंटू दूसरा नंबर 5 प्लस 51C2 3 रूट 3 रेज़्ड टू पावर 49 इंटू 5 स्क्वायर प्लस एंड ऑन, ये चल गया। एंड ठीक है, ये लिखा है कंसीडर दिस इज इक्वल्स टू 51C0 3 रूट 3 रेज़्ड टू पावर 51 माइनस 51C1 3 रूट 3 रेज़्ड टू पावर 50 इंटू 5 फिर प्लस। अब इस चीज़ का क्या फ़र्क पड़ेगा जब हमने इन दोनों को ऐड किया? अच्छा, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? राइट हैंड साइड पे आई वांट कि इंटीजर आए। 3 रूट 3 इर्रेशनल नंबर है, रेज़्ड टू पावर इंटीजर विल रेज़्ड टू पावर और इंटीजर विल बी ए इर्रेशनल नंबर। तो ये इर्रेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, क्योंकि 3 रूट 3 पे इवन पावर आ गया। तो आई विल लाइक कि ये बचा रहे, ये कैंसिल हो जाए, इसलिए इस बार सब्ट्रैक्ट किया। तो ये हो गया 3 रूट 3 + 5 रेज़्ड टू पावर 51 माइनस 3 रूट 3 - 5 रेज़्ड टू पावर 51 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, ये कैंसिल हो जाएगा और इस बार ये आएगा 51C1 3 रूट 3 रेज़्ड टू पावर 50 इंटू 5 प्लस 51C3 3 रूट 3 रेज़्ड टू पावर 48 इंटू 5 क्यूब प्लस एंड सो ऑन। तो ये एक इंटीजर होगा। तो 3 रूट 3 + 5 रेज़्ड टू पावर 51 माइनस 3 रूट 3 - 5 रेज़्ड टू पावर 51 बराबर 2i। दैट वुड इम्प्लाई 3 रूट 3 + 5 रेज़्ड टू पावर 51 बराबर 2i प्लस 51। और बाकी तो वही है एग्जैक्टली कि 3 रूट 3 जो है वो 5 से बड़ा होगा एंड 3 रूट 3 - 5 जो है वो 1 से छोटा होगा। तो 3 रूट 3 - 5 ये जो नंबर लिखा है अंदर, ये एक पॉजिटिव फ्रैक्शन होगा। तो दैट पॉजिटिव फ्रैक्शन रेज़्ड टू पावर 51 विल बी ए पॉजिटिव फ्रैक्शन। तो इस नंबर के लिए ये इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा और ये इस बार ऐड कर रखा है। जैसे मतलब अगर मैंने लिखा 7 - 0.2 तो इसको फ्रैक्शनल पार्ट नहीं बोल सकते क्योंकि वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो इसको तो फिर हम ऐसे करेंगे 16 + 0.8, तो बीच में प्लस होना चाहिए, तब जाके इसको फ्रैक्शनल पार्ट बोलेंगे, इसको इंटीग्रल पार्ट बोलेंगे। ये हमने अच्छी तरह समझाया था लॉग वगैरह में, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया इसका फ्रैक्शनल पार्ट, ये हो गया इंटीग्रल पार्ट। इस बार इंटीग्रल पार्ट इवन है।
required answer is even integer. यही आंसर हो गया। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डिविजिबिलिटी एंड लास्ट digits. First point, if we divide an integer by a natural number k, then a remainder will be one of the numbers among 0, 1, 2, 3 and so on up till k minus 1। उसका मतलब क्या है कि अगर हमने किसी भी इंटीजर को एक नंबर k से डिवाइड किया, मान लिया 11 से डिवाइड किया, किसी भी नंबर को हमने 11 से डिवाइड किया, तो अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो गया तब तो आंसर 0 आ जाएगा। अदरवाइज़ क्या हो सकता है कि रिमाइंडर 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 10 तक रिमाइंडर आ सकता है। ठीक है, 10 से ऑफकोर्स ज़्यादा नहीं हो सकता, 11 रिमाइंडर थोड़ा होगा। 11 रिमाइंडर कैसे होगा, वो तो डिवाइड ही हो गया, खुद ही हो गया डिवाइड। 12 रिमाइंडर भी नहीं होगा, नेगेटिव रिमाइंडर भी नहीं होता है। तो अगर हम किसी भी नंबर p से डिवाइड करेंगे तो 0 से p-1 तक कोई भी रिमाइंडर आ सकता है। ये ठीक है, दैट इज डिवीजन बाय k will result in k types of remainders. K types of remainder. Second point, if a natural number कुछ भी p is या n is divided by another natural number, या ऐसा होगा, if an integer n is divided by if an integer n is divided by a natural number p, then let quotient is q and remainder is r, then this information and let quotient is q and remainder is r, then this information can be written as number integer l is equals to quotient times divisor plus remainder। तो ये हो गया
रिमाइंडर, ये हो गया कोशेंट और ये हो गया डिवाइज़र। ठीक है। ऑल्सो R बिलोंग्स टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन अप टिल p-1 अगर हमने p से डिवाइड किया है। ये ठीक है, ये तो सब कुछ वही है जो 10th लेवल तक सब लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसमें कोई नई बात नहीं बताई अभी तक मैंने। यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, मतलब अंडरस्टैंड इट रादर, यू ऑलरेडी मस्ट बी नोइंग इट। ठीक है। अब देखो, अगर हमने n को p से डिवाइड किया तो रिमाइंडर r है। इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाई p इज इक्वल्स टू r। ठीक है, इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाई p इज इक्वल्स टू r। ठीक है, ऐसे n इज डिवाइडेड बाई p लिखा है, इसको ऐसे नहीं करेंगे कि हम n और p को आपस में कैंसिल करना चालू कर दें, ऐसा नहीं है। ठीक है, इस बात का मतलब क्या है, रिमाइंडर व्हेन 7 इज डिवाइडेड बाई 5 विल बी 2। ठीक है, एग्जाम्पल, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, रिमाइंडर व्हेन 7 इज डिवाइडेड बाई 5, ये लिखा है, ये 7/5 नहीं लिखा है। दूसरा, रिमाइंडर व्हेन 10 इज डिवाइडेड बाई 5 विल बी 0। तीसरा, रिमाइंडर व्हेन 5 इज डिवाइडेड बाई 10, अगर हमने 5 को 10 से डिवाइड किया तो कितना आएगा रिमाइंडर। अगर हमें कोई भी नंबर छोटा है न्यूमरेटर में, मतलब किसी भी छोटे नंबर को हमने बड़े नंबर से डिवाइड किया तो छोटा नंबर एज इट इज़ रिमाइंडर आ जाएगा। तो मतलब इसका आंसर कितना होगा, 5। अभी मैंने 2-3 बार ये समझा दिया, फिर एक बार बोल दिया कि इसको ऐसे कैंसिल नहीं करेंगे, 5 को ऐसे 10 से कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिनोट करने का एक तरीका है। ये 5/10 नहीं लिखा है, ये तो क्या लिखा है, रिमाइंडर व्हेन 5 इज डिवाइडेड बाई 10। तो अगर 5 इज डिवाइडेड बाई 10 तो यहाँ कोशेंट आएगा और यहाँ रिमाइंडर आएगा। तो ये हो गया डिवाइज़र, ये हो गया कोशेंट और ये हो गया रिमाइंडर। तो इस हिसाब से लिखो, इस हिसाब से देखो कि यहाँ 5 बचा या नहीं बचा। अच्छा, यहीं वी शुड एबल टू अंडरस्टैंड कि रिमाइंडर व्हेन 1 इज डिवाइडेड बाई 2 विल बी 1। ठीक है, यहीं से यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हेन रिमाइंडर 5 इज डिवाइडेड बाई 10 इज नॉट इक्वल्स टू रिमाइंडर 1 इज डिवाइडेड बाई 2। अगर 5 को 10 से डिवाइड किया आंसर 5 आएगा, 1 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, और तो मतलब हम क्या बोलेंगे, नोट 1, रिमाइंडर व्हेन k टाइम्स p इज डिवाइडेड बाई k टाइम्स n इज नॉट इक्वल्स टू रिमाइंडर व्हेन p इज डिवाइडेड बाई n। ऐसे हम k कैंसिल नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम 5 कैंसिल कर दें। नोट 2, रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाई p विल बिलोंग्स टू, अगर हमने p से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितने तरह का हो सकता है, ये ऑलरेडी बोल दिया हमने, p-1 तरह का हो सकता है। मतलब ये जो लिखा है, p से अगर डिवाइड किया तो रिमाइंडर p-1 तरह का हो सकता है, वही लिखा है। नोट 3, अगर कोई नंबर मान लिया ऐसे लिखा है k टाइम्स p प्लस n अपॉन p, मतलब सब मल्टीपल ऑफ k प्लस उसमें n जोड़ा, फिर उसको मैंने p से डिवाइड किया, तो ये जो k टाइम्स p है ये तो p से डिवाइड हो ही जाएगा। तो n में जो रिमाइंडर बचेगा वही पूरे में रिमाइंडर बचेगा।
सही है, ये समझ में आया कि किसी भी नंबर को मान लिया हमने 11 से डिवाइड किया, कोई भी नंबर मान लिया r है, उसको हमने 11 से डिवाइड किया। अब अगर मैं r में 11 का कोई मल्टीपल जोड़ दूँ, मान लिया 33 जोड़ दिया, तो r प्लस 33 को अगर मैंने 11 से डिवाइड किया तो 33 तो क्या है वो डिवाइड हो जाएगा और उससे तो कोशेंट 3 आ जाएगा। तो 33 ऐड करने से क्या होगा कि कोशेंट चेंज होगा, रिमाइंडर चेंज नहीं होगा, रिमाइंडर उतना ही रहेगा। फिर नोट 4, इफ p is less than n and p comma n belongs to natural number, then remainder if p is divided by n, तो वो p ही होगा। अगर हमने किसी भी छोटे नंबर से डिवाइड किया तो वो जो छोटा नंबर है वही रिमाइंडर होगा एज इट इज़ पूरे का पूरा। ठीक है, नोट 5, ये वैसे हम फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर कहीं पे भी ऐसे लिखा है 7n+5 देन इट इज़ ए नंबर। 7n+5 लिखने का मतलब क्या है कि हम क्या इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाह रहे हैं, वो ये है देन इट इज़ ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 7 will leave remainder as 5। ठीक है, तो अगर कहीं ऐसे लिखा है 11n-3 तो दिस इज ए नंबर when divided by 11 will leave remainder। तो -3 तो नहीं बोल सकते, तो अगर नेगेटिव है तो उसमें हम 11 जोड़ देंगे, तो -3 में 11 जोड़ा तो कितना आएगा 8, तो विल लीव रिमाइंडर 8। ठीक है, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम इस -3 को ऐसे लिख सकते हैं -11 + 8। अब 11 एंड -11 तो मिलके एक 11 का मल्टीपल हो गया, प्लस 8 बचा रहा, तो इसलिए 8 रिमाइंडर आ गया। Note 6, to calculate the remainder when n raised to power m is divided by p, identify exponent of n which has
difference of 1 with some multiple of p. Once identified, express n raised to power m in the terms of this exponent and hence find required remainder. ठीक है, जैसे क्वेश्चन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 raised to power 71 is divided by 11. माने ये क्वेश्चन है 2 raised to power 71 is divided by 11. ठीक है, तो इसने क्या बोला कि अच्छा अगर कोई भी नंबर मान लिया 22 से डिविजिबल है तो 11 से डिविजिबल तो अपने आप ही हो जाएगा। तो कोई भी नंबर 11 का कोई मल्टीपल लिया, फॉर एग्जांपल 22, उससे अगर डिविजिबल है तो 11 से डिविजिबल तो हो ही जाएगा। ठीक है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट कि 2 raised to power 71 को हम 4 raised to power समथिंग के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 8 raised to power समथिंग के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये ठीक है, जो भी 2 का कोई भी पावर होगा, ठीक है, बट हम इसको 10 raised to power समथिंग के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मतलब 2 क्यूब कितना होगा 8, 2 raised to power 4 कितना होगा 16, तो इसको हम 16 raised to power समथिंग इंटू बचा हुआ 2 इसके टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, बट हम इसको 10 raised to power समथिंग के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि 10 बनाने के लिए मेरे को एक 5 चाहिए, तो 5 तो है ही नहीं इसमें। इस बात का मतलब क्या है कि अगर n raised to power m है तो उसको हम n के किसी दूसरी पावर के टर्म्स में तो एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट मल्टीपल के टर्म्स में नहीं कर सकते। अब इसने बोला क्या है इफेक्टिवली कि ये जो n raised to power m है उसमें बेस क्या है 2, तो तुम क्या करो 2 की पावर लिस्ट करो, 2 के मल्टीपल नहीं पावर लिस्ट करो, और 11 से अगर हम डिवाइड करें तो 11 के मल्टीपल लिस्ट करो। ठीक है, पहली लिस्ट और दूसरी लिस्ट में, दोनों लिस्ट में से एक एक नंबर ऐसा ढूंढो अगर पॉसिबल है तो जिसके बीच में 1 का डिफरेंस हो। अब 1 का ही डिफरेंस क्यों लिया उस पर हम आएंगे, पहले तो जो काम किया गया वो करो। तो मतलब हमने 2 की पावर, ठीक है, एंड 11 का मल्टीपल, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका तो मल्टीपल, एंड जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसका पावर। ठीक है, ऐसे लिया तो इसका पावर देखो ऐसे आ जाएगा 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 एंड सो ऑन। 11 का मल्टीपल ऐसे आ जाएगा 11, 22, 33, 44, 55 एंड सो ऑन। अब देखो 11 का किसी के साथ डिफरेंस 1 आया नहीं, 22 का किसी के साथ डिफरेंस 1 आया नहीं, 33 का किसी के साथ डिफरेंस 1 आया, हाँ, इन दोनों का डिफरेंस 1 है। अब ये मतलब यहाँ पे ये यहाँ पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे बस हमें कोई नंबर मिलना चाहिए, तो बस हमारा काम हो गया। 32 का मतलब कितना होता है 2 raised to power 5, तो इसका मतलब क्या है कि अब 2 raised to power 71 को मेरे को 2 raised to power 5 के टर्म्स में लिखना है। ठीक है, तो 71 को 5 से डिवाइड करो 14 आ जाएगा, और 1 बच जाएगा, तो 1 बच जाएगा तो उसको अलग कर दिया, तो 14 इंटू 5 70 हो गया, प्लस इसका पावर 1 71 हो गया। तो दिस इज इक्वल्स टू, इस 2 को ऐसे लिख लिया, 2 raised to power 5 जो 32 है उसको लिख लिया हमने 33 - 1, मतलब इसीलिए हम ढूंढ रहे थे कि किसके साथ डिफरेंस 1 का होगा।
तो 33 माइनस 1 रेज टू पावर 40, दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू, देखो एक बार तो मैं करके दिखा देता हूँ, आगे से तो हम फिर डायरेक्टली करेंगे। अगर इसको हमने बाइनोमियली एक्सपेंड किया तो ये ऐसे आएगा 14C 0 33 रेज टू पावर 14, 14C 1 33 रेज टू पावर 13, फिर 14C 2 33 रेज टू पावर 12 माइनस एंड सो ऑन। सेकेंड लास्ट टर्म होगा माइनस 14C 13 इंटू 33 एंड बिल्कुल लास्ट टर्म होगा 14C 14 इंटू 1, ये हो गया। अब तुम अगर देखोगे तो इस लास्ट टर्म को छोड़ के बाकी सभी में एक एक 33 है, सभी में 33 है। तो उसका मतलब क्या है कि इसको लास्ट वाले टर्म को छोड़ के जो टर्म बचा उसको हम ऐसे बोल सकते हैं 33 टाइम्स सम इंटीजर। अगर इस पार्ट में से हम 33 कॉमन ले लें तो जो बचेगा वो इंटीजर ही बचेगा, प्लस लास्ट वाला टर्म 14C 14 1 के बराबर है, वो 1 ये है। अब देखो इस बात का भी ध्यान देना पड़ेगा कि ये +1 है या -1 है। इतना हो गया। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 11 टाइम्स सम इंटीजर, ये ठीक है, मतलब 6I1 को I2 बोल दिया +2। तो अब अगर मैंने इसको विच कैन बी रिटेन इन दिस फॉर्म, इस 33 में से 11 निकाले, क्योंकि मेरे को तो 11 से मतलब है, तो इसलिए ये जो है ना 66I1 उसमें से 11 निकाल के जो बच गया उसको I2 बोल दिया, फिर 2 उसको अलग लिखा रहने दिया। अब अगर इसको मैंने 11 से डिवाइड किया तो ये 11 तो सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 2 रिमाइंडर बच जाएगा। दिस इम्प्लाइज रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज 2, ये आंसर है। अब देखो इसमें 2 तरह की चीज़ था कि हमने 2k को क्यों लिस्ट किया, तो वो इसलिए क्योंकि 2k के टर्म्स में ही ऐसे लिख सकते हैं। फिर हमने डिफरेंस 1 का ही क्यों देखा, हमने 1 का डिफरेंस इसलिए देखा कि जब हमने इसको एक्सपेंड किया तो इस पे कुछ पावर आएगा, 1 पे कुछ पावर आएगा, ठीक है, 1 पे जो भी पावर आएगा वो 1 ही रहेगा। अगर मान लिया ये 1 की बजाय 2 हो जाता, तो जब हम ऐसे आगे जाते तो लास्ट वाले टर्म में 2 की पावर 14 होता, तो वो ऐसे सिंपली 1 नहीं होता, वो तो 2⁴ होता। तो वो अपने आप में एक नया क्वेश्चन हो जाता। फिर जैसे यहाँ पे तो सीधा आंसर 2 आ गया, फिर हम क्या देखते हैं कि 2⁴ को अगर हमने 11 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा, ठीक है। अच्छा 2⁴ तो वैसे भी देखो मैनेजेबल है, ठीक है, बट अगर मान लिया 3⁻30 आ जाए तो फिर वो थोड़ा कैलकुलेट करेंगे। अगर 3⁻30 मान लिया यहाँ बच जाए, कुछ क्वेश्चन में हम ऐसे भी करेंगे कि हमें ऐसे डिफरेंस 1 का मिल ही नहीं रहा, तो हमने क्या किया, मान लिया 2 का डिफरेंस मिला तो हमने +2 करके ओपन कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये तो सब 11 से डिवाइड हो गया, तो ये तो हम छोड़ देते ऐसे ही। लास्ट में जो टर्म बचता, मान लिया 2 कुछ भी 20 बचता, फिर हमारा यही क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाता कि 2⁻20 में रिमाइंडर बताओ कितना है, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, इस वाले क्वेश्चन में तो मैंने समझाने के लिए पूरा ओपन करके दिखाया, ये ठीक है। अदरवाइज आगे से क्या करेंगे कि अगर ऐसे लिखा है ना 2 - 33 - 1⁻40, इसमें अगर मेरे को रिमाइंडर चाहिए होगा और मेरे को दिख रहा है कि ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, मतलब इस पूरे को लिख सकते हैं 2 × -1⁻40, 33 ऐसे ही गायब कर देंगे। क्यों गायब कर देंगे, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 33 वाला पार्ट तो डिवाइड ही हो जाएगा, ये लास्ट वाला ही टर्म मैटर करेगा, और लास्ट वाला टर्म क्या होगा, जो भी यहाँ पे लिखा होगा उसकी पावर 40, बस, ठीक है।
तो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, फाइंड रिमाइंडर when 3 raised to power 45 is या 3 raised to power 47 is divided by 5। मान लीजिए ये क्वेश्चन है। तो देखो सॉल्यूशन, 3 का अगर मैंने पावर लिस्ट किया 3 रेज़्ड टू पावर के एंड 5 का मल्टीपल, तो ये हो गया 3, मतलब ये तो हो गया 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। ठीक है, 5, 10, 15, 20 और फिर हो गया 25 एंड सो ऑन। 3 से 3 और अगला ही कितना आ गया 9, तो 9 और 10 का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो डिफरेंस 1 का है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। 3 रेज़्ड टू पावर 47 को लेकर 3 इंटू स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 23 बराबर 3 इंटू इस 9 को लिख लिया 8, सॉरी ये जो 9 है उसको लिख लिया 10 माइनस 1 रेज़्ड टू पावर 23। अब देखो ये वाला जो टर्म है ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, छोड़ दो इसको, तो ये इक्वलेंट लिखा है, बराबर नहीं लिखा मैंने इसीलिए। तो रिमाइंडर इन 3 रेज़्ड टू पावर 47 को अगर हमने 5 से डिवाइड किया दैट इज़ इक्वलेंट ऑफ रिमाइंडर, जब हमने, या चलो कॉम्प्लिकेटेड क्यों करें, ऐसे लिख देते, इसको जब हमने बाइनोमियली एक्सपेंड किया तो हर टर्म में 10 आएगा, तो 10i1 प्लस लास्ट टर्म को छोड़ के 3 इंटू माइनस 1 रेज़्ड टू पावर 23, तो दिस विल बी 10i1 माइनस 3, क्योंकि माइनस 1 रेज़्ड टू पावर 23 माइनस 1 हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड रिमाइंडर कितना हो जाएगा, अगर नेगेटिव है और मेरे को 5 से डिवाइड करना है तो इसी में 5 जोड़ दो, तो 2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, फाइंड remainder when 11 raised to power 39 is divided by, is divided by मे बी, चलो ये ट्राई कर 7, फिर सॉल्यूशन 11 की पावर एंड 7 का मल्टीपल, तो देखो 11, फिर इसके बाद 11 स्क्वायर 121 और इसके आगे की पावर काफ़ी बड़ी हो जाएंगी, ये समझ में आता है। तो ये तो ऐसे करके आ जाए, इसमें तो अभी तो डिफरेंस 2 का कहीं नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, सॉरी डिफरेंस 1 का कहीं नहीं दिखाई दे रहा, और 11 की तीसरी पावर तक जाने में ही हमारी हालत ख़राब हो जाएगी क्यूब निकालने में। तो ऐसे क्वेश्चन में ऑफ कोर्स हम क्यूब और 4th पावर ये सब नहीं निकालेंगे,
हम क्या करेंगे, हम 11 को रिड्यूस करेंगे। तो जैसे 11 रेज़ टू पावर k है, तो इस 11 को मैंने ले लिया 7 + 4, तो 7 4 11 हो जाएगा रेज़ टू पावर k। तो दिस विल बी 7 का सम मल्टीपल I1 प्लस 4 रेज़ टू पावर k, नहीं सॉरी 39। तो अगर इसको मैंने बाइनोमियली ओपन किया तो सारे टर्म में 7 आएगा लास्ट टर्म को छोड़ के, और लास्ट टर्म ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरे को 7 से डिवाइड करना है तो ये 7 से तो डिवाइड हो जाएगा, इफेक्टिवली मेरे को इसमें चाहिए कोफिशिएंट ये। ठीक है, इसको भी देखो हम ऐसे लिख सकते हैं 7I1 प्लस इसको लिख लिया 2 स्क्वायर रेज़ टू पावर 39। तो दैट इज़ नथिंग बट 7I1 प्लस 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 39 कितना होगा 78, ये हो गया। अब इसमें मेरे को 7 से डिवाइड करना है, तो 2 का पावर एंड 7 का मल्टीपल, तो 2 4 8 16 32, ये हो जाएगा 7 14। तो 7 और 8 में दिख रहा है 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है, दिस इज इक्वलेंट ऑफ 7I1 प्लस ये मेरे को किसकी फॉर्म में चाहिए, 8 की फॉर्म में। 8 इज 2 क्यूब, तो 2 क्यूब की टर्म्स में लिखना है। तो क्या 78 3 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, दिस रेशियो पर 26। सो दिस इज 7I1 प्लस 8 को लिख लिया 7 + 1 इंटू 26। ठीक है, अब जब इसको ओपन करोगे तो ये आ जाएगा 7I1 प्लस सम 7I2 प्लस 1, तो दिस इज 7I3 प्लस 1। इन दोनों को मिला के 7I3 लिख दिया प्लस 1, तो रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 1, ऐसे हो गया। तो देखो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि बड़े बड़े नंबर का एक्सपोनेंट कैलकुलेट करने की बजाय पहले हम उसको रिड्यूस करके छोटे नंबर पे ले आएं और फिर उसके बाद कैलकुलेट करें। ठीक है, नोट फॉर n बिलोंगिंग टू natural number x raised to power n minus y raised to power n will be divisible by x minus y। ठीक है, नोट 1 तो ये हो गया। फिर नोट 2, फॉर ऑड इंटीजर n, for odd integer n, x raised to power n plus y raised to power n will be divisible by x plus y। x raised to power n plus y raised to power n का अगर हम एक्सपेंशन करेंगे तो सॉरी एक्स रेज़ टू पावर n प्लस वाई रेज़ टू पावर n के ऊपर अगर मैंने फार्मूला लगाया, ये फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में हमने पढ़ाया है, तो एक फैक्टर आ जाएगा x प्लस वाई का, तो इसलिए इट विल बी डिविजिबल बाय x प्लस वाई। तो क्वेश्चन विल बी समथिंग लाइक दिस कि 25 रेज़ टू पावर 40 माइनस विल बी divisible by 6, true false। तो सॉल्यूशन 25 रेज़ टू पावर 40 माइनस 30 रेज़ टू पावर 40 विल बी divisible by फर्स्ट पार्ट 6,
सेकेंड पार्ट 5, थर्ड पार्ट 26, ट्रू फॉल्स। ठीक है, ये बताना है। तो 25 रेज़ टू पावर 14 माइनस 13 रेज़ टू पावर 14 विल बी डिविजिबल बाई x माइनस वाई बराबर कितना हो गया ये 12। हैंस इट विल बी डिविजिबल बाई 6 also. तो दिस implies फर्स्ट पार्ट इज ट्रू। अच्छा, जब मैंने ये बोला कि 25 माइनस 13 मतलब यही वाली चीज़ लगाई x रेज़ टू पावर n माइनस y रेज़ टू पावर n इज डिविजिबल बाई x माइनस वाई, तो ये दोनों पावर बराबर है, तो 25 में से 13 गया, कितना बचेगा 12। तो ये नंबर 12 से डिविजिबल है। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे मान लिया मैंने बोला कि 60 12 से डिविजिबल है, ये बात सही है, बट फिर मैंने बोला कि क्या ये 5 से डिविजिबल होगा, तो मैं इस 12 को देख के ये नहीं बोल सकता कि 12 के अंदर तो 5 नहीं आया, तो उसका मतलब क्या है कि 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ऐसा नहीं है, जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो एक कोशेंट भी तो बचेगा, कोशेंट भी तो डिवाइड हो सकता है। तो अगर मैंने एक बार तो मान लिया 12 लिया, एक बार 24 लिया, अगर मैंने बोला कि 60 12 से डिविजिबल है, तो क्या ये 5 से डिविजिबल होगा? तो जब तक, और एक दूसरी बार हमने ये बोला कि 24 12 से डिविजिबल है, क्या ये 5 से डिविजिबल होगा? तो देखो ये तो 5 से डिविजिबल हो रहा है, ये डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो उसका मतलब क्या है कि अगर मैंने बोला कि ये 12 से डिविजिबल है, तो 12 का अगर मैंने कोई डिवाइज़र लिया, जैसे यहाँ पे 6 लिया, कोई भी नंबर अगर 12 से डिवाइड हो जाएगा तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो उस डिवाइज़र से तो पक्का डिविजिबल हो जाएगा। उसके अलावा कोई इंटीजर लिया तो आई कैन नॉट कॉमेंट, उसके लिए तो फिर मेरे को कुछ और देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट पार्ट तो सही है, सेकंड पार्ट में इसने बोला कि क्या ये 5 से डिविजिबल है, तो ये वाली जो चीज़ है इट विल नॉट हेल्प, मतलब ये चीज़ से हम ये नहीं बोल सकते 5 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो आई नीड टू सी समथिंग एल्स। ठीक है, और वो समथिंग एल्स क्या है? सेकेंड पार्ट के लिए 25 रेज़ टू पावर 40 जो है ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, और 13 रेज़ टू पावर 40 नहीं होगा, तो पूरा नंबर हो ही नहीं सकता। विल नॉट बी डिविजिबल बाई 5 एज फर्स्ट नंबर 25 रेज़ टू पावर 40 इज डिविजिबल बाई 5, बट सेकेंड नंबर इज नॉट डिविजिबल, but second number is not divisible. So this implies second part is false. अब आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट पे कि ये 26 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 25 रेज़ टू पावर 40 माइनस 30 रेज़ टू पावर 40, ये ठीक है, will be for it to be divisible by 26 it must be divisible by 2 and 30। 26 के दो फैक्टर हो जाएंगे, एक 2 हो जाएगा, एक 13 हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों फैक्टर आपस में को प्राइम है, तो को प्राइम का फ़ायदा क्या होगा कि अगर कोई भी नंबर इंडिविजुअली इन दोनों से डिवाइड हो जाए तो इस पूरे नंबर से भी डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब अगर ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाए और 13 से डिवाइड हो जाए
तो ये 26 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब 2 से डिविजिबल है, ये तो क्लियर कट दिख रहा है क्योंकि ऑड माइनस ऑड इवन होगा, तो इसलिए इट विल बी डिविजिबल बाय 2। दिस इज ऑड माइनस ऑड। ऑड माइनस ऑड जीरो नहीं कर देंगे क्योंकि बराबर ऑड नहीं है, तो चलो ऐसे लिख लिया, ऑड 1 माइनस ऑड 2 विल बी इवन, मस्ट बी डिविजिबल बाय 2, बट इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 13 क्योंकि वही सेम स्टोरी, दूसरा नंबर 13 से डिवाइड हो रहा है, पहला नहीं हो रहा, तो दिस इम्प्लाइज इट इज़ नॉट divisible by 13 as second number is divisible by 13 but not first number. So that would mean third part is also false. फिर क्वेश्चन 37 रेज़ टू पावर 35 प्लस 19 रेज़ टू पावर 35 इज डिविजिबल बाय 7। इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है, अगेन ट्रू फॉल्स। फिर सोल्यूशन। अब देखो ये सारी चीज़ें नंबर थ्योरी के जो क्वेश्चन हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं ऑफ कोर्स, ये सारी चीज़ें हमें लगा के देखनी पड़ेंगी। पहली चीज़ हमें लगाया लग गया, वेल एंड गुड, फेल हो गया तो फिर हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो ये सब तो धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे कि हम क्या क्या और सोच सकते हैं तभी आएगा। तो जैसे इसमें पावर जो है वो 35 बराबर है एंड क्या है, इक्वल है, तो जो हमने बोला था एक्स रेज़ टू पावर एन प्लस वाई रेज़ टू पावर एन, एक्स प्लस वाई से डिविजिबल होगा। अगर एन ऑड है तो वो वाली चीज़ यूज़ करके 37 रेज़ टू पावर 35 प्लस 19 रेज़ टू पावर 35 विल बी डिविजिबल बाय 37 प्लस 19 बराबर कितना हो गया 56, और 56 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, ये तो श्योर हो गया। और जो 7 है वो 56 का ही डिवाइज़र है तो उससे भी डिविजिबल हो गया, हैंस विल बी डिविजिबल बाय 7 ऑल्सो। तो ये स्टेटमेंट कितना हो गया, ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। फिर क्वेश्चन 34 रेज़ टू पावर 71 प्लस 81 is divisible by 28। ट्रू फॉल्स। ठीक है, ये बताना है। सॉल्यूशन देखो, इस वाले केस में क्या है, दोनों का पावर अलग अलग है, तो वो जो एक्स रेज़ टू पावर एन प्लस वाई रेज़ टू पावर एन वाली चीज़ है वो लगेगी नहीं क्योंकि पावर ही अलग अलग है। ये अगर इसको एन बोलो तो ये एन नहीं है, तो फिर मतलब जो अभी तक हम करे थे एक्स रेज़ टू पावर एन प्लस वाई रेज़ टू पावर एन या एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस वाई रेज़ टू पावर एन, वो वाली चीज़ फेल होगी। तो अब इसमें फॉर इट
to be divisible by 28, it must be divisible by 7 and 4। तो मेरे को अलग अलग चेक करना है कि 7 से डिविजिबल है या नहीं, फिर ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो अगर ये 7 से और 4 से डिविजिबल हो गया तो बिकॉज 7 एंड 4 को प्राइम है, तो मतलब जैसे ये नंबर लिखा है इसको मैंने 7 से डिवाइड किया तो कुछ चीज़ कैंसिल हो जाएगी और फिर एक क्वोशंट बचेगा। फिर इसको मैंने मान लिया 4 से डिवाइड किया, तो ऐसा नहीं होगा कि 7 ने जिस चीज़ को कैंसिल किया है 4 भी उसी चीज़ को जाके कैंसिल करे, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों को प्राइम है। तो 4 7 से मैंने डिवाइड कर लिया, अब जो बचा उसी को 4 डिवाइड करेगा अगर वो कर रहा है तो। ठीक है, ये मैंने क्यों बोला? ये हमने इसलिए बोला कि अगर मान लिया एक नंबर हमने ये प्रूव करना है कि वो 8 से डिविजिबल है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि मैं शो कर दूं कि वो 4 से डिविजिबल है, वो 2 से डिविजिबल है, फिर हम 4 × 2 को मल्टीप्लाई करके बोल दें 8 से डिविजिबल है। ऐसे नहीं बोल सकते। जैसे 12 हो गया, 12 4 से डिविजिबल है, हाँ। 12 2 से डिविजिबल है, हाँ। बट 4 × 2 को मल्टीप्लाई करके हम ये नहीं बोल सकते वो 8 से डिविजिबल है, क्योंकि 4 जिस पार्ट को डिवाइड कर रहा है 2 भी उसी पार्ट को डिवाइड कर रहा है, बचे हुए पार्ट को डिवाइड नहीं कर पा रहा, इसलिए। ठीक है, तो जब भी ऐसा होता है कि कोई नंबर p से डिविजिबल है एंड q से डिविजिबल है, तो करेक्ट स्टेटमेंट ये है कि वो p और q के एलसीएम से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अगर मैंने जैसे 7 और 4 लिया, अगर नंबर 7 से डिविजिबल है एंड 4 से डिविजिबल है तो 7 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 28 ही होगा, उससे भी डिविजिबल होगा। फिर जो अभी हमने एग्जांपल लिया कि एक 4 लिया एक 2 लिया, 4 से भी डिविजिबल है 2 से भी डिविजिबल है, तो 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 4 ही होगा। तो फिर हम यही बोल सकते हैं कि ये 4 से डिविजिबल है, उसके अलावा कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, अब देखो 4 से डिविजिबल है, इट इज़ वेरी ऑब्वियस, क्योंकि ये 2 × 17 लिखा है, तो 2 की पावर 71 से डिविजिबल है। और तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 71 × 17 × प्लस ये तो 4 × 81 is clearly divisible by 4। इट इज़ क्लियरली डिविजिबल बाई 4, क्योंकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दिख रहा है। ये तो 2 की बहुत बड़ी पावर होगी, 2 स्क्वायर ही तो चाहिए मेरे को 4 बनाने के लिए, ये तो 2 की पावर 71 हो गया। तो इट इज़ क्लियरली डिविजिबल बाई 4। अब बात किसकी आती है? 7 की। 7 से डिविजिबिलिटी देखना है, तो देखो जो 34 होगा उसके आसपास मैंने 7 का मल्टीपल सोचा, तो 35 ही है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 35 - 1 रेज़ टू पावर 71 प्लस ये हो जाएगा 63 + 1 रेज़ टू पावर 81। और अभी हमने समझाया था कि अगर a - b रेज़ टू पावर 71 होगा तो ये 735 का मल्टीपल हो जाएगा 35i1 और प्लस -1 रेज़ टू पावर 71 अलग बचेगा। ये ठीक है, इसको जब हमने एक्सपेंड किया टोटल 72 टर्म्स आएंगे, तो उसमें से जो पहले 71 टर्म्स हैं उसमें सब में 35 तो एक रहेगा ही रहेगा, और लास्ट में इस पे पावर ये बचेगा। अगले वाले को अगर हमने ओपन किया तो वो 63i2 प्लस 1 रेज़ टू पावर 81 ये बचेगा। नाउ यू कैन सी दिस इज इक्वल्स टू 35i1 प्लस 63i2। क्योंकि ये ऑड पावर है तो ये तो -1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो पावर भले ही अलग अलग हो 71 और 81, बट वो फिर भी आपस में कैंसिल हो रहा है। इन दोनों को अगर हम 7 कॉमन लें और बचे हुए को i3 बोल दें तो ये 7 से डिविजिबल है। दिस इम्प्लाइज इट इज़ डिविजिबल बाय 7 ऑल्सो। हैंस given statement is
Hence, given statement is true. ठीक है कि ये नंबर 28 से डिविजिबल है. ठीक है, अब चलते हैं लास्ट डिजिट्स की तरफ. फर्स्ट, यूनिट डिजिट ऑफ n raised to power m varies in cyclic order. ठीक है, इस बात का मतलब क्या है? सीरियल नंबर n यूनिट डिजिट ऑफ n and unit digit of n raised to power m. ठीक है, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि बोल क्या रहा है. इसका मतलब यह है कि जैसे 2 की पावर हमने लिस्ट किया, तो 2 की पावर n का यूनिट डिजिट पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर वापस 2 4 8 6 2 4 8 6, यही चीज़ रिपीट होती रहेगी. ठीक है, मतलब ये हो गया 2 रेस्ट पावर 1, 2 रेस्ट पावर 2, 2 रेस्ट पावर 3, 2 रेस्ट पावर 4, 2 रेस्ट पावर 5 6, 2 रेस्ट पावर 6 कितना होगा 64. तो उसका यूनिट डिजिट ये है, केवल यूनिट डिजिट की बात करें. ठीक है, फिर 2 रेस्ट पावर 7, 2 रेस्ट पावर 8, 2 रेस्ट पावर 9, 2 रेस्ट पावर 10, 2 रेस्ट पावर 11, 2 रेस्ट पावर 12. अब तक तो हमें फीलिंग आ गया होगा कि इस बात का मतलब ये है कि अगर 2 की पावर 4 के टाइप है, जैसे 2 रेस्ट पावर 4, 2 रेस्ट पावर 8, तो यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा 6. यूनिट डिजिट ऑफ 2 रेस्ट पर m, और यहाँ पे m. ठीक है, तो अगर m मतलब ये लिख रहे हैं 2 रेस्ट पर m, तो 2 रेस्ट पर अगर 4 के टाइप है, 4 का मल्टीपल है, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 6. 2 रेस्ट पर 4 के प्लस 1 टाइप है, तो यूनिट डिजिट 2 आएगा. 2 रेस्ट पर 4 के प्लस 2, 2 रेस्ट पर 4 के प्लस 3, तो 2 4 8 ये रहेगा. 4 की साइकिल में वो चेंज होता रहेगा. अब ये वाली जो टेबल है वो सारे डिजिट के लिए एप्लीकेबल है. ठीक है, जैसे 2 में 4 का साइकिल आएगा, 1 होगा तो 1 की कोई भी पावर लिखो, उसका यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा. ठीक है, इन सब चीज़ों का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल यूनिट डिजिट ऑफ 2 रेस्ट टू पावर, मान लिया मैं ऐसे लिख दूँ 2 रेस्ट टू पावर 1373, बहुत बड़ा नंबर होगा ये, वो नंबर हमें जानने की ज़रूरत नहीं है. तो हम इसका क्या बोलेंगे, 1373 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा? जितना भी लास्ट के 2 में आता है वही रिमाइंडर आता है. तो इसमें से 72 तो चला जाएगा, 72 तो 4 से डिवाइड हो जाएगा और 1 बचेगा. तो उसका मतलब क्या है कि ये 1373 किस टाइप का नंबर है? 4k प्लस 1 टाइप का नंबर. तो अगर 4k प्लस 1 टाइप का नंबर है तो यूनिट डिजिट 2 ही आएगा. ठीक है, तो 3 की जो साइकिल होगी, 3 की पावर को अगर हम ऐसे चेंज करते हुए चले जाएं,
सॉरी 2 की पावर को अगर हम ऐसे चेंज करते हुए चले जाएं, फिर यूनिट डिजिट देखें तो वो 4 की साइकिल में रिपीट होगा। ये ठीक है, वेरीज मतलब रिपीट्स इन साइक्लिक ऑर्डर। अब बाकियों के लिए भी बना सकते हैं, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड, अगर हमने बना लिया 1m एंड यूनिट डिजिट, तो 1m में चाहे m कुछ भी हो, यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लिया 0m और यहाँ है यूनिट डिजिट, तो वो 0 ही रहेगा, 0m चाहे कुछ भी हो। ऐसे ही पहले तो मैं कुछ छोटे छोटे वाले बना के दिखा देते हैं। 6m एंड यूनिट डिजिट ऑफ 6m, तो 6m में m चाहे कुछ भी हो, यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही रहेगा। फिर फिफ्थ चार्ट इज 5m एंड यूनिट डिजिट ऑफ 5m, तो 5m में m कुछ भी हो, यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही रहेगा। तो 0 में हमेशा 0 रहेगा, 1 में 1 रहेगा, 6 में 6 रहेगा, 5 में 5 रहेगा। 2 का ये हो गया। अब बचे हुए लिख लेते हैं। 3m और ये हो गया यूनिट डिजिट ऑफ 3m। 3 में भी 4 की साइकिल आएगी, ये ठीक है। तो 3 4k + 1, 4k + 2, 4k + 3, 3 4k। तो जो 4k + 1 है सब जगह, वो तो एज इट इज़ उतना ही नंबर रहता है। तो 2 4k + 1 का यूनिट डिजिट 2 ही रहेगा, 3 4k + 1 का यूनिट डिजिट 3 रहेगा। फिर 3 × 3 9 होता है, 9 × 3 27 होता है, फिर × 3 81 होता है, 81 मतलब 81, 1 हो गया। फिर उसके बाद यही रिपीट हो जाएगा, 4 की साइकिल आएगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे से पूछा जाए कि 1122 कितना होगा, इसका यूनिट डिजिट ऑफ, तो हम क्या करेंगे, 1122 को 4 से डिवाइड किया तो 22 को 4 से डिवाइड किया तो 2 बचेगा। तो 3k + 2 का मतलब क्या है, 9। ये आंसर आएगा, ठीक है। अब 4 की साइकिल लिया, 4k एंड इट इज़ यूनिट डिजिट ऑफ 4k। अब देखो 4 का पावर तुम ऐसे सोचना चालू करो, 4 की पावर 1 4 आएगा, स्क्वायर 16 आएगा, मतलब यूनिट डिजिट 6 हो गया। फिर मल्टीप्लाई किया 4 से तो 64 आएगा, वापस 4 आ गया, तो 4 6 4 6, बस यही आएगा। तो इसमें रिपीट करेगा केवल 2 की साइकिल में। तो अगर 2 की साइकिल में रिपीट कर रहा है तो ऑड होगा या इवन होगा। चलो इधर m ले रहे हैं तो इधर 4m ले लिया, और ये 2k + 1, ये 4 होगा और ये 6 होगा, ठीक है। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7m एंड यूनिट डिजिट ऑफ 7m। ये देख लिया, ये भी 4 की साइकिल आएगा। तो ऐसे आएगा, पहले 7, फिर 7 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 49 का 9 से मतलब है, बाकी छोड़ दिया। फिर 7 × 9 63, फिर 7 × 3 1, फिर उसके बाद यही साइकिल रिपीट। ये हमेशा मैंने क्या बोला, 4k + 1 ही होगा। ये 4k + 2 हो गया, 7 4k + 2 हो गया। ये 7 4k + 3 हो गया, 4k + 4 लिखते नहीं है, 4k + 4 का मतलब तो 4 का ही मल्टीपल हो गया, तो 4k हो गया। 7 के बाद आएगा 8, तो 8 16 का मतलब 6, फिर नहीं 8 8 16 नहीं, सॉरी 8 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 64, तो 4 आ गया। फिर उसमें 8 मल्टीप्लाई किया तो यूनिट डिजिट 2 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा।
तो 8 में भी कितने का साइकिल आएगा, 4 का। तो 8 रेज टू पावर m एंड दिस इज यूनिट डिजिट ऑफ 8 रेज टू पावर m। तो इसमें भी 4 का साइकिल आएगा। तो लिख लो, पहला तो 8 आ गया, फिर 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया 4, तो फिर 8 को इससे मल्टीप्लाई किया 2, फिर 8 को इससे मल्टीप्लाई किया 6, फिर 8 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 48 का, फिर 8 वापस ये आ गया, तो यही रिपीट हो जाएगा। तो दिस विल बी 8 रेज टू पावर 4k प्लस 1, 4k प्लस 2, 4k प्लस 3 एंड 4k प्लस 4। 4k प्लस 4 अभी मैंने बोला लिखते नहीं है और मैंने खुद ही लिख दिया, 8 रेज टू पावर 4k। लास्ट में 9, तो 9 इंटू 9 81 हो गया, तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे वापस वही आ जाएगा, तो केवल 2 की साइकिल आएगी। तो यूनिट डिजिट ऑफ 9 रेज टू पावर m। तो अगर ऑड पावर है 2k प्लस 1 तो 9 रहेगा, अगर इवन पावर है तो 1 हो जाएगा। तो ये हो गया यूनिट डिजिट ऑफ डिफरेंट इंटीजर्स। तो पहले तो एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 333 रेज टू पावर 555 प्लस 777 रेज टू पावर 997। ये ठीक है, या मैं फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ दिस। सॉल्यूशन, 333 रेज टू पावर 555, 777 रेज टू पावर 997। तो दिस इज इक्वल्स टू 555 को हमने अगर 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। यूनिट डिजिट में केवल ये 3 मैटर करता है, इसके इधर जो 2 3 लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 3 मैटर करता है, और 3 में कितने का साइकिल होता है, 3 में कितने का साइकिल होता है, 4 का। ठीक है, तो पावर को मैंने 4 से डिवाइड किया, इसको 4 से डिवाइड किया तो 55 को 4 से डिवाइड किया तो 55 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 आएगा। तो उसका मतलब क्या है कि ये ऐसे लिखा है 3 रेज टू पावर 4k प्लस 3, प्लस ऐसे ही इसका भी ये 7 मैटर करता है। 7 में कितने का साइकिल होता है देख लो, उसमें भी 4 का ही साइकिल होता है। तो उसमें भी हमने क्या किया, 4 से डिवाइड किया, तो इसमें सम 4k प्लस 1 आ जाएगा। अच्छा, इन दोनों k में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो लिखने का तरीका है। तो 3 में अगर 4k प्लस 3 है तो तुम्हें टेबल वेबल याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम तो ऐसे सोच सकते हो 3 को 3 में 3 बार मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 27, मतलब लास्ट डिजिट कितना हो जाएगा, 7। तो इसका लास्ट डिजिट कितना हो जाएगा, 7। और 7 की पावर 1 लिखा, 4 के तो छोड़ दो, वो भी 7 हो गया। तो जब इन दोनों को जोड़ोगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4। तो आंसर कितना हो गया, 4। ऐसे क्वेश्चन में वो ऐसे भी पूछ सकता है कि फाइंड रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाई 10। तो अगर इसने बोला ना फाइंड रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाई 10, तो उसका मतलब क्या है, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 333,555 plus 777,997 is divided by 10। आंसर कितना हो जाएगा, 333,555 प्लस 777,997 बराबर समथिंग इंटू 4 बराबर समथिंग इंटू 0 प्लस 4। तो ये तो 10 का मल्टीपल हो गया, अगर एक 0 आ गया, और जो यूनिट डिजिट है वही रिमाइंडर हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड रिमाइंडर बराबर कितना हो जाएगा, 4। यही हमारा आंसर हो गया। ये वाली जो चीज़ है वो तो केवल कब काम करेगी, जब लास्ट का डिजिट निकालना हो, केवल यूनिट डिजिट निकालना हो। अगर वो बोले कि लास्ट के 2 डिजिट बताओ,
तो फिर दिक्कत है। ठीक है, तो फिर उसके लिए प्रोसीजर क्या है प्रॉपर, टू फाइंड लास्ट डिजिट्स। डिजिट्स का मतलब क्या है, ऐसा भी सकते हैं लास्ट के 2 डिजिट मांगे, 3 डिजिट मांगे, ऑफ n रेज़्ड टू पावर m if unit digit of n is 1 or 3 or 7 or 9, then express it as a multiple of 10 plus minus 1, then expand। ठीक है, 1 3 7 9, इसी में क्या होगा कि इसका इनकी जो पावर्स हैं वो 10 के मल्टीपल से प्लस माइनस 1 में आ जाएगा। ठीक है, और किसी वाले केस में ऐसा नहीं होगा, मतलब 5 में कितना भी पावर ले लो 5 ही रहेगा, तो वो 10 के मल्टीपल से 5 ही दूर रहेगा। इवन पावर है 2, मतलब सॉरी यूनिट डिजिट अगर इवन है 2 4 6 8, उसका कोई भी पावर ले लो यूनिट डिजिट में 10 के मल्टीपल से प्लस माइनस 1 में नहीं आ सकता। 10 के मल्टीपल से प्लस माइनस 1 का मतलब क्या है कि या तो यूनिट डिजिट 1 होना चाहिए या 9 होना चाहिए। तो अगर कुछ मान लिया उसने बोला कि 2 रेज़्ड टू पावर 25 के लास्ट के 2 डिजिट बताओ, तो वो क्वेश्चन लेंदी हो गया, फिर वो डायरेक्टली इस मेथड से नहीं होगा। इस मेथड में तो इन्हीं में से कोई इंटीजर होगा तभी हो सकता है। तो क्वेश्चन, फाइंड लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ 7 रेज़्ड टू पावर 77। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, 7 रेज़्ड टू पावर 77, लास्ट का डिजिट मेरे को 1 या 9 बनाना है, तो 7 स्क्वायर ऑफ कोर्स 49 होता है, तो हमने इसको 7 स्क्वायर बाहर निकाल दिया। तो 7 स्क्वायर का मतलब क्या है कि इस 77 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 38 इंटू 2 76 हो जाएगा, और एक 77 में बच गया तो उसको बाहर कर दिया ऐसे। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 7 इंटू ये कितना हो गया 49, उसको लिखा 50 माइनस 1 रेज़्ड टू पावर 38। अब इसको एक्सपेंड कर दिया 7 इंटू, सबसे पहला टर्म कितना आ जाएगा 38C0 50 रेज़्ड टू पावर 38, फिर अगला टर्म हो जाएगा 38C1 50 रेज़्ड टू पावर 37, प्लस ऐसे ही चलता जाएगा। बिल्कुल लास्ट वाला टर्म कितना आएगा माइनस 38C38, ये लास्ट वाला टर्म है। माइनस नहीं प्लस आएगा 38C38, ये लास्ट टर्म हो गया। इससे जस्ट पहला टर्म कितना आएगा माइनस के साथ आएगा 38C37 इंटू 50, ये आएगा। ठीक है, इससे पहला टर्म जो आएगा वो आएगा 38C36 इंटू 50 का स्क्वायर, वो प्लस के साथ आएगा। फिर इससे जस्ट जो पहला टर्म आएगा वो माइनस के साथ 38C37 इंटू 50 का क्यूब एंड सो ऑन, मतलब ये ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, 50 को हम ले सकते हैं 5 इंटू 10। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या लास्ट 3 डिजिट्स, तो तुम इसको ऐसे देख सकते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है इसमें मिनिमम 50 क्यूब अवेलेबल है। मतलब इन टर्म्स को अगर हम छोड़ दें, इन सारे टर्म्स में मिनिमम 50 क्यूब अवेलेबल है। 50 क्यूब अवेलेबल है मतलब 10 क्यूब अवेलेबल है। अगर 10 क्यूब अवेलेबल है उसका मतलब क्या है कि ये 1000 का मल्टीपल है, तो इसको तो हम कर देते हैं अलग। तो 7 इंटू 10 क्यूब इंटू I1, इनमें से 10 क्यूब हमने निकाल लिया और जो बच गया साथ में उसको I1 बोल दिया, प्लस
लास्ट वाले टर्म को ऐसे लिखा रहेंगे 38C 36 इंटू 50 स्क्वायर, 38C 37 इंटू 50 प्लस 38C 37। अब ऐसा क्यों किया? तुम तो ऐसे देखो कि हमारे पास कोई भी एक इंटीजर है 1 2 5 7 9 3, मान लिया ये, इसमें मैंने 1000 का कोई भी मल्टीपल जोड़ा, ये ठीक है, मान लिया 7 8 9 5 2 इंटू 10 क्यूब, तो वो करने से क्या हो जाएगा 952, जो 10 क्यूब होगा वो लास्ट में 3 जीरो लगाएगा। तो अगर मैंने इन दोनों को ऐड किया तो इसके लास्ट के 3 डिजिट पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके लास्ट के 3 डिजिट 0 0 0 हैं। तो इसलिए इफ़ आई एम इंटरेस्टेड इन लास्ट 3 डिजिट्स, तो हम क्या करेंगे 10 क्यूब के मल्टीपल को अलग कर दिया, उससे हमारा यूनिट डिजिट चेंज नहीं होने वाला, और इसमें हमने कैलकुलेट कर लिया कि लास्ट के 3 डिजिट कौन से होंगे। लास्ट के 3 डिजिट के लेफ्ट पे जो भी डिजिट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको छोड़ते चले जाओ, ठीक है। तो अब कैलकुलेट करते हैं। दिस इज 7 इंटू 10 क्यूब इंटू I1 प्लस 38C 36 इज नथिंग बट 38 इंटू 37 अपॉन 2 इंटू ये हो जाएगा हमारा 2500, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 38 इंटू 50 प्लस 1, ये हो गया 2 से ये हो जाएगा 90, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, कैलकुलेशन हम फास्ट कैसे कर सकते हैं। दिस इज इक्वल्स टू 7 ऐसे लिखा रहने दिया 10 क्यूब इंटू I1, ठीक है। इस 19 को हम कैलकुलेशन कम करने के लिए, मतलब मेरे को ये दोनों मल्टीप्लाई ना करना पड़े, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 20 माइनस 1 इंटू, इसको लिख लेते हैं, मान लिया हम 37 को भी लिख लेते हैं 40 माइनस 3 इंटू 2500 माइनस 38 को, मतलब 38 को बेसिकली ये दोनों तो आपस में वैसे ही मल्टीप्लाई हो गया, तो 1900 हो गया प्लस 1। अब ये ऐसे लिखा लेंगे। अब देखो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो तो यहाँ पे आ गया, उसको अगर हमने मल्टीप्लाई किया 20 इंटू 3 से या 40 इंटू 1 से या 40 इंटू 20 से, तो 1 जीरो और एक्स्ट्रा कम से कम आ जाएगा। बस केवल जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वो जो 3 आएगा ये, ठीक है, उसमें 1 जीरो एक्स्ट्रा नहीं आएगा, बाकी सब में 1 जीरो एक्स्ट्रा आएगा। तो ये वाला जो चीज़ है वो 1000 का मल्टीपल हो जाएगा, तो इसको फिर छोड़ दिया हमने। तो दिस इम्प्लाइज 7 इंटू 10 क्यूब I2, जो भी यहाँ से 1000 का मल्टीप्लाई है वो हमने I2 में मिला दिया। यहाँ से दिस इंटू दिस 3 इंटू 2500 माइनस, अब देखो इसमें भी 900 को अगर हम हटा दें तो जो 1000 बचा वो भी हमने इसी में मिला दिया, तो बस इसमें 900 प्लस 1 ऐसे लिखा लेंगे, ठीक है। तो अब तो इसको कर लिया हमने। देखो 1000 इंटू I3, मतलब 7I2 को I3 बोल दिया, 7 इंटू 3 कितना होता है 21, 21 इंटू 2500 माइनस 6300 प्लस 7, ये हो गया, ठीक है। फिर अगर हम ध्यान दें, जहाँ पे भी 3 जीरो जनरेट हो जाए छोड़ दो उसको, इस 21 को 20 प्लस 1 लिख लिया, तो 2500 इंटू 20 में 3 जीरो जनरेट हो जाएगा, छोड़ दो उसको, मिला दो I3 में, ठीक है। तो 1 इंटू 2500 बचा अल्टीमेटली। सो दिस इज इक्वल्स टू कितना था, 10 क्यूब I4 कर लिया, 10 क्यूब I4 प्लस 1 इंटू 2500 माइनस कितना है 6300 प्लस 7। फिर अगर तुम ध्यान दो तो ये 2000 और यहाँ से 6000 हटा दिया, तो दिस इज़ 10 क्यूब। ये तो मैं तुम्हें कैलकुलेशन के लिए दिखा रहा हूँ कि हम कितना ईजिली कैलकुलेशन कर सकते हैं, प्लस 7, जो भी 1000 का मल्टीपल है उसको इधर मिलाते चले गए, ये ठीक है। 500 में से 300 गया 200,
और उसमें 7 जोड़ा तो 207। तो बस हमारे लास्ट के 3 डिजिट यही हो गए। तो रिक्वायर्ड आंसर इज इक्वल्स टू 207। अब देखो हमने तो ये इलस्ट्रेट करने के लिए इतना बड़ा एग्जांपल लिया, वरना अगर वो बोलता कि लास्ट के 2 डिजिट क्या है तो हमारी कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल हो जाती। इसमें हम इसको भी छोड़ देते क्योंकि ये भी 10 स्क्वायर आ जाता, ठीक है, केवल इन दोनों को अलग करते। और इन दोनों में भी क्या होता कि 38 इंटू 5, इसमें भी 2 जीरो आ जाते, इसको भी छोड़ देते, तो लास्ट के 2 डिजिट तो 07 बहुत जल्दी कैलकुलेट हो जाते, क्योंकि बाकी 100 का मल्टीपल बनता ही चला जाता। इसलिए ये आंसर है। ठीक है, इसमें हो सकता है कुछ बच्चों को ये दिक्कत आ रही होगी कि यार ये 20 इंटू 2500 कहाँ गया, तो लिख के देखो समझ में आ जाएगा। 2500 इंटू 20 करोगे 5000 आएगा, ठीक है, 5000 नहीं सॉरी 50,000 आएगा। 50,000 में 3 जीरो आ गया तो वो तो 1000 का मल्टीपल हो गया ना, तो हमने 1000 मिला दिया, ठीक है। 2500, हाँ 1000 का मल्टीपल हो गया इसलिए 1000 में मिला दिया। तो जैसे 6300 है, इसको हमने लिखा -6000 -300, तो -6000 1000 का मल्टीपल हो गया, उसको हमने 1000 में मिला दिया, क्योंकि उससे हमारे यूनिट डिजिट पे लास्ट के 3 डिजिट पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, इसलिए हम उनको छोड़ते हुए चले गए कैलकुलेशन कम करने के लिए। तो आई होप दिस इज़ क्लियर।